नमस्कार, आप देख रहे हैं हस्तक्षेप और मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। पेश है दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरें, जहां एक और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खुलासे से भारत पाक युद्ध विराम पर अमेरिका की भूमिका को लेकर नया बवंडर खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। बिहार की मतदाता सूची से लेकर कर्नाटक में हार्ट अटैक की रहस्यमयी मौतों तक और ईरान अमेरिका के परमाणु तनाव से लेकर केरल हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले तक आज की सुर्खियां न सिर्फ तेज हैं बल्कि बहस और फैसलों के दरवाजे भी खोलती हुई। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का समग्र बुलेटिन। भारत पाक युद्ध विराम में अमेरिका की भूमिका पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के हालिया बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो सकता है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में न्यूज़वीक को दिए एक विशेष चैट इंटरव्यू में भारत अमेरिका संबंधों, व्यापार समझौतों और हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। इस बातचीत में उन्होंने पिछले 25 वर्षों में 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान भारत अमेरिका संबंधों में आए व्यापक सुधार को रेखांकित किया। जयशंकर ने बताया कि कैसे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते गहराते जा रहे हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि एक नया भारत अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम चरण में है, जिसे व्हाइट हाउस में व्यापार वार्ताकर्ताओं द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। जब एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का असर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर पड़ा है, तो जयशंकर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को पूरी तरह नकार दिया जिसमें कहा गया था कि व्यापार को युद्ध विराम का हथियार बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। व्यापार से जुड़े लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। उत्पादों और आंकड़ों के आधार पर पेशेवर ढंग से बातचीत, वे इस पर बहुत केंद्रित हैं और पूरी तरह प्रोफेशनल हैं। हालांकि जयशंकर ने यह खुलासा भी किया कि 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक अहम बातचीत हुई थी। उनके अनुसार मैं उस कमरे में मौजूद था जब उपराष्ट्रपति वेंस ने पीएम मोदी से कहा कि अगर भारत ने कुछ चीजें स्वीकार नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन धमकियों के सामने कोई झुकाव नहीं दिखाया। इसके उलट उन्होंने साफ कर दिया कि भारत जवाब देगा। जयशंकर ने बताया कि उसी रात पाकिस्तान की ओर से बड़ा आतंकी हमला हुआ और भारत ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। अगले ही दिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें कॉल करके बताया कि पाकिस्तान अब बातचीत के लिए तैयार है। जयशंकर ने कहा कि मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि क्या हुआ, बाकी आपकी समझ पर छोड़ता हूं। अब सीज फायर में अमेरिका की भूमिका और ट्रंप के दावे पर उठे सवाल अब एक नई बहस को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि जयशंकर ने साफ कहा कि जेडी वेंस और पीएम मोदी के बीच बातचीत हुई और जेडी वेंस ने कहा था कि अगर हमने कुछ चीजें स्वीकार नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। विदेश मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक तौर पर तूफान आना संभावित है। जयशंकर का बयान नया तूफान खड़ा कर सकता है तो पीएम मोदी को घेर सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने तो पीएम मोदी को एक अन्य मसले पर घेर ही लिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि जीएसटी कोई कर सुधार नहीं बल्कि आर्थिक अन्याय का एक क्रूर औजार है, जिसे गरीबों को दंडित करने और प्रधानमंत्री के चहेते अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी के लागू होने के 8 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक विस्तृत ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि जिस गुड एंड सिंपल टैक्स का वायदा किया गया था वह आज एक जटिल और भ्रामक कर प्रणाली में तब्दील हो चुका है, जिसे अब तक 900 से अधिक बार संशोधित किया गया है। कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहां तक कि कैरेमल पॉपकॉर्न और क्रीम बन भी इस उलझन के जाल में फंसे हुए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह प्रणाली सिर्फ उन बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए आसान है जो सेनाओं और अकाउंटेंट्स के साथ नियमों की भूल भुलैया में रास्ता खोज सकते हैं, जबकि छोटे दुकानदार, एमएसएमई और व्यापारी लाल फीताशाही में उलझे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी पोर्टल आज भी छोटे व्यापारियों के लिए रोजाना की परेशानी का स्रोत बना हुआ है। राहुल गांधी ने खुलासा किया कि जीएसटी लागू होने के बाद 18 लाख से ज्यादा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई बंद हो चुके हैं, जबकि नागरिकों को चाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज पर जीएसटी देना पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जानबूझकर जीएसटी से बाहर रखा गया, जिससे किसान, ट्रांसपोर्टर और आम जनता प्रभावित हुए हैं। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि जीएसटी बकाया को गैर भाजपा शासित राज्यों को दंडित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मोदी सरकार की एंटी फेडरल सोच उजागर होती है। राहुल गांधी ने कहा कि जीएसटी एक दूरदर्शी विचार था, जिसे यूपीए सरकार ने भारत के बाजारों को एकजुट करने और कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए पेश किया था, लेकिन इसे खराब क्रियान्वयन, राजनीतिक भेदभाव और नौकरशाही के अतिरेक ने धोखा दे दिया। अंत में राहुल गांधी ने कहा कि भारत को ऐसी कर प्रणाली चाहिए जो केवल चुनिंदा लोगों के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय छोटे दुकानदार से लेकर किसान तक के लिए काम करे।
राहुल गांधी के इस्तीफे हमले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ पर एक ट्वीट करते हुए इसे भारत की आर्थिक व्यवस्था को नया आकार देने वाला ऐतिहासिक सुधार बताया था। पीएम मोदी ने लिखा, जीएसटी लागू हुए 8 साल हो गए हैं और यह एक ऐतिहासिक सुधार बनकर उभरा है। इससे अनुपालन का बोझ घटा है और खासतौर पर लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार करना आसान हुआ है। यह भारत के बाजारों को एकीकृत करने की दिशा में राज्यों को समान भागीदार बनाते हुए सच्चे सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देता है। जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों से साफ है कि यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं, अब पूरी तरह राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। जहां सरकार इसे सुधार की मिसाल मानती है, वहीं विपक्ष इसे आर्थिक अन्याय की मिसाल बता रहा है। जीएसटी की असली तस्वीर क्या है, इसका जवाब शायद देश के छोटे व्यापारी, एमएसएमई और आम मतदाता ही बेहतर दे सकेंगे। जीएसटी को लेकर पीएम मोदी घिरे हुए हैं तो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर घिरा हुआ तो चुनाव आयोग भी है। दरअसल बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के बीच भारत के चुनाव आयोग ने 2003 की मतदाता सूची को सार्वजनिक करते हुए कुछ महत्वपूर्ण छूटों की घोषणा की है। नई घोषणा के तहत अब 1987 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी यदि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। चुनाव आयोग ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि बिहार की 2003 की मतदाता सूची, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं का विवरण है, वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि 2003 की सूची में जिनका नाम है उन्हें केवल सूची का एक अंश दिखाना पर्याप्त होगा। ऐसे लोगों को अतिरिक्त दस्तावेज नहीं देने होंगे। 24 जून को जारी निर्देशों के अनुसार सभी बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ को 1 जनवरी 2003 की अर्ता तिथि वाली मतदाता सूची की हार्ड कॉपी और ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध कराया गया है, जिससे नागरिक गणना फॉर्म भरते समय इसे दस्तावेजी साक्ष्य रूप में प्रस्तुत कर सकें। चुनाव आयोग का दावा है कि इस प्रक्रिया से लगभग 60% मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने से राहत मिलेगी, जिससे मतदाता और बीएलओ दोनों को सुविधा होगी। नई सूचना के अनुसार 1 जुलाई 1987 पहले जन्मे लोगों को केवल अपने जन्म स्थान और तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2000 के बीच जन्मे लोगों को स्वयं या माता पिता में से किसी एक के जन्म का प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को स्वयं और माता पिता दोनों के जन्म स्थान व तिथि के प्रमाण आवश्यक होंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पूरी प्रक्रिया पर गहरी आपत्ति जताते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन स्वयंसेवकों की पहचान उजागर की जाए जिन्हें बिहार और बंगाल में मतदाता सत्यापन में लगाया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाए कि ये स्वयंसेवक सत्ता से जुड़े किसी संगठन से नहीं है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया सत्तारूढ़ दल के इशारे पर मतदाता सूची से विपक्षी वोटरों को हटाने की साजिश हो सकती है। अखिलेश ने आगे कहा, जो मतदाता सूची पिछले जून में सही थी वह इस जून में गलत कैसे हो सकती है। सत्ता पक्ष हार के डर से चालबाजी कर रहा है, लेकिन इससे भाजपा की हार तय है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि संविधान का अनुच्छेद 326 केवल उन्हीं नागरिकों को मतदाता बनने की अनुमति देता है जो 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक हो और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हो। एक तरफ चुनाव आयोग द्वारा 2003 की मतदाता सूची का सार्वजनिक करना और दस्तावेजी आवश्यकताओं में छूट देना सत्तारूढ़ दलों की तरफ से प्रशासनिक सहूलियत माना जा रहा है, वहीं विपक्ष इसे संवेदनशील और संदिग्ध कड़ी मानते हुए हमलावरों को अपना चुका है। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और कानूनी मोर्चों पर गर्मा सकता है। मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ है तो कर्नाटक के एक जिले में हार्ट अटैक से 1.5 दर्जन मौतों पर हंगामा मचा हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के हासन जिले में हाल ही में 20 से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से हुई मौतों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि इस मामले की गहराई से जांच के लिए जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर रविन्द्र नाथ के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है। समिति को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सिद्धारमैया ने बताया कि फरवरी 2025 में इसी समिति को राज्य में युवाओं में अचानक हो रही मौतों के पीछे के कारणों की गहन जांच करने और यह जानने के लिए भी कहा गया था कि कोविड वैक्सीन का इन मामलों में कोई दुष्प्रभाव तो नहीं रहा। इस दिशा में हृदय रोगियों की जांच और विश्लेषण की प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने कहा, हम बच्चों, युवाओं और आम लोगों की जिंदगी की अहमियत को समझते हैं और उनके परिवारों की चिंता में भागीदार हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य और इसी उद्देश्य से पहले ही हृदय ज्योति गृह आयोग जैसी योजनाएं लागू की गई हैं ताकि हृदय संबंधी समस्याओं की समय रहते पहचान की जा सके। सिद्धारमैया ने यह भी कहा कि इन अचानक हो रही मौतों के पीछे कोविड वैक्सीन के संभावित दुष्प्रभावों को नकारा नहीं जा सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई अध्ययन सामने आए हैं जिनमें कोविड टीकों और बढ़ते दिल के दौरों के मामले के बीच संभावित संबंध की बात कही गई है। बीजेपी नेताओं की आलोचना करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी इस गंभीर मसले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उन्हें दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछना चाहिए।
सिद्धारमैया ने जनता से अपील की है कि यदि किसी को छाती में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाएं और जांच कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसे लक्षणों को हल्के में ना लें क्योंकि समय पर जांच में गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने हासन जिले में अचानक हो रही मौतों को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। रिपोर्ट के आधार पर ठोस कदम उठाने का आश्वासन दिया है। वहीं भाजपा पर ऐसे संवेदनशील मामलों पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए सिद्धारमैया ने विपक्ष को चेताया है कि स्वास्थ्य जैसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिद्धारमैया का कहना ठीक है कि स्वास्थ्य जैसे विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या अमृतकाल में भ्रष्टाचार के बोलबाले पर भी खामोशी अख्तियार करनी चाहिए? क्या विदेश से ईमेल द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस एफआईआर करने से इनकार कर सकती है? जी नहीं। केरल उच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि बीएनएस की धारा 173 के मुताबिक विदेश से ईमेल द्वारा आई शिकायत पर भी 0 एफआईआर दर्ज की जा सकती है। पुलिस इसे हस्ताक्षर न होने या क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज नहीं कर सकती। बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि पुलिस केवल इसलिए प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि शिकायत विदेश से ईमेल के जरिए बिना हस्ताक्षर के भेजी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति कौसर एडप्पा गथ ने स्पष्ट किया कि 2023 की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 173 के आने से 0 एफआईआर को कानूनी मान्यता मिल गई है। इसलिए पुलिस को किसी भी शिकायत पर जिसमें संज्ञेय अपराध का पता चले एफआईआर दर्ज करना ही होगा, चाहे वह शिकायत उनके क्षेत्र से बाहर से आई हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अदालत ने साफ कहा कि मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पीड़ित क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना शिकायत दर्ज करा सकें, इसलिए 0 एफआईआर लागू किया गया है। इसलिए अगर शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, चाहे वह शिकायत किसी विदेशी देश से ही क्यों ना आई हो। अदालत ने यह भी कहा कि इन हालात में याचिकाकर्ता की अनुलग्नक एसएम शिकायत को बिना दस्तखत और ऑस्ट्रेलिया से ईमेल द्वारा भेजे जाने के आधार पर खारिज करना उचित नहीं है। दरअसल इस मामले की शुरुआत तब हुई जब ऑस्ट्रेलिया में रह रही एक याचिकाकर्ता ने 2020 में अपने पति के खिलाफ केरल के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को ईमेल द्वारा शिकायत भेजी थी। डीजीपी ने इसे मुत्तम थाने को भेजा, लेकिन पुलिस ने ईमेल में हस्ताक्षर न होने और याचिकाकर्ता के मौजूद न होने के कारण शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता ने इस अस्वीकृति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपनी शिकायत पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के निर्देश मांगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायत में संज्ञेय अपराध का उल्लेख है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही होगा, चाहे शिकायतकर्ता विदेश में रहे या शिकायत पर हस्ताक्षर न हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि केवल औपचारिक कमियों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना नए बीएनएसएस के कानूनी आदेश का उल्लंघन है। ईमेल पर आई शिकायत पर एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी, लेकिन ईरान अमेरिका के सामने तनकर खड़ा हो गया है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने साफ कहा है कि ईरान का शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का विषय बन गया है। सीबीएस न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में ईरानी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक इस्लामिक रिपब्लिक के यूरेनियम संवर्धन के वैध अधिकार को रेखांकित करते हुए अरागची ने टिप्पणी की कि हम 12 दिनों के थोपे गए युद्ध से भी गुजरे हैं, इसलिए हम लोग आसानी से संवर्धन से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए यूएस इजरायली प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि बमबारी के जरिए संवर्धन के लिए तकनीक और विज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता। अरागची ने आगे कहा कि अगर हमारी ओर से यह इच्छा शक्ति है और इस उद्योग में एक बार फिर प्रगति करने की इच्छा शक्ति मौजूद है तो हम नुकसान की भरपाई तेजी से कर पाएंगे और खोए हुए समय की भरपाई भी कर पाएंगे। प्रतिबंधों को हटाने, यूरेनियम संवर्धन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता फिर से शुरू करने की संभावना के बारे में उन्होंने साफ कहा। कूटनीति के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वार्ता इतनी जल्दी फिर से शुरू होगी। ईरानी नेता ने यह भी कहा कि इस्लामिक गणराज्य को वार्ता के नए दौर में शामिल होने के लिए अमेरिका से कुछ आश्वासन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें फिर से बातचीत करने का फैसला करने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि अमेरिका वार्ता के दौरान सैन्य हमले में हमें निशाना बनाने के लिए वापस न आए, और मुझे लगता है कि इन सभी विचारों के साथ हमें अभी भी अधिक समय चाहिए। इजरायली शासन की आक्रामकता के लिए ईरान की निर्णायक प्रतिक्रिया पर अरागची ने कहा कि हमने इस 12 दिवसीय युद्ध के दौरान दिखाया कि हमारे पास खुद का बचाव करने की क्षमता है और हम ऐसा करना जारी रखेंगे यदि हमारे खिलाफ कोई आक्रमण शुरू किया जाता है। 13 जून को इजरायली शासन ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए, जिसमें उसकी परमाणु सुविधाएं भी शामिल थी, जिसमें सैकड़ों वैज्ञानिक, सैन्यकर्मी और नागरिक मारे गए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 22 जून को फोर्डो, नतांज और इस्फहान में परमाणु स्थलों पर हमला करके ईरान का गौरव तो ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलवायु संकट से 2030 तक 8 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी, और यह चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने दी है।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवाधिकारों पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। वोल्कर टर्क ने जिनीवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए सदस्य देशों से सवाल किया कि क्या हम वाकई ऐसे कदम उठा रहे हैं जो लोगों को जलवायु संकट से बचा सके, उनके भविष्य की रक्षा कर सके और प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रबंधन कर सके जो मानवाधिकारों और पर्यावरण दोनों का सम्मान करता हो। उनका जवाब साफ था कि हमने जितने प्रयास करने चाहिए हम उनके कहीं आसपास भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। मानवाधिकार उच्चायुक्त ने जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन जहां एक और मानवाधिकारों खासतौर से सबसे कमजोर वर्गों के लिए गंभीर खतरा है, वहीं वे प्रगति को आगे बढ़ाने का एक मजबूत अवसर भी बन सकता है। इसका मूल आधार है न्याय संगत परिवर्तन, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों से दूर हटना। उन्होंने कहा कि अब हमें एक ऐसा रोडमैप चाहिए जो हमें दिखाए कि हम अपने समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और राजनीति को किस तरह न्याय संगत व टिकाऊ तरीके से नए सिरे से सोच सकते हैं। परिषद ने मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध की जांच करने के लिए जो प्रमुख आधार अपनाए उनमें से एक था सम्मानजनक काम का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वरिष्ठ अधिकारी मुस्तफा कमाल गुएन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण आज सम्मानजनक काम का अधिकार मूल रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने आगाह किया कि अगर दुनिया ने अपनी वर्तमान जलवायु स्थिति को नहीं बदला तो वर्ष 2030 तक 8 करोड़ से अधिक स्थायी रोजगार समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा विश्व के लगभग 70% कामकाजी लोग यानी करीब 2 अरब 40 करोड़ श्रमिक अपने कामकाज के दौरान किसी न किसी समय अत्यधिक गर्मी के प्रभाव में आएंगे। मुस्तफा कमाल गुइये ने कहा कि चिंताजनक आंकड़े दिखाते हैं कि गहराते जलवायु संकट के बीच कर्मचारियों के लिए मजबूत सामाजिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अनेक देश अभी सामाजिक सुरक्षा के अधिकार को पूरा करने से बहुत दूर हैं, खासकर जब बात जलवायु बदलाव का मुकाबला करने की आती है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान और निवेश किए जाने की जरूरत है। इसे केवल अस्थायी मदद तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे एक मजबूत और अधिकारों पर आधारित व्यवस्था बनाना होगा। तो ये थी आज की वो खबरें जो सिर्फ दिन नहीं बदलती, देश दुनिया की दिशा और दशा तय करती हैं। विदेश नीति के मंच से लेकर संसद के गलियारों तक, जनता के स्वास्थ्य से लेकर नागरिक अधिकारों तक हर मोर्चे पर सवाल भी उठे, जवाब भी मांगे गए। हम इन मुद्दों पर आपकी नजर और आपकी आवाज बने रहेंगे, क्योंकि यही पत्रकारिता का धर्म है, सवाल पूछना और जवाबदेही की मांग करना। अब मुझे यानी अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे दिन भर की नई खबरों और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुरक्षित रहें।